हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। देखिए, लास्ट टाइम हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डिस्कशन कर रहे थे अबाउट कंसंट्रेशन सेल, और हमने कंसंट्रेशन सेल आपको डिफाइन कर दिया था क्या होता है, और कंसंट्रेशन सेल के लिए नर्स इक्वेशन भी किस तरह से डिराइव करते हैं, किस तरह से फाइंड की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया था, न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। ये जो हमारी नर्स्ड इक्वेशन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी कुछ रिलेशन होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से फाइंड किया जाएगा नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से, ये हमें यहाँ पे अच्छे से देखना है। देखिए क्या होता है, मैं आपके सामने अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, सपोज वी हैव अ सेल इन विच in a beaker zinc sulfate solution is taken and in another beaker copper sulfate solution is taken। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, उसमें क्या है, उसमें एक बीकर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर जिंक रोड, इसके अंदर कॉपर रोड। आपको याद आ गया होगा व्हाट इज दिस, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, कनेक्शंस वगैरह हम कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इधर सोल्ट ब्रिज लगा दिया था। ठीक है, और क्या किया था, यहाँ पे हमने वोल्टमीटर लगाया था विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर, हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई थी। ठीक है, तो ये जो हमारा सेल था, देखिए इसमें हुआ क्या था, स्टार्टिंग में जिंक से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा था। जिंक से जिन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इस कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयंस प्रेजेंट है, इन कॉपर आयंस ने उन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे गेन किया था। ठीक है, तो प्रोसेस चल रही थी। तो वो प्रोसेस क्या हो गई थी कि जिंक का यहाँ से लॉस होता जा रहा था। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से जा रहे थे। इट मीन्स सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। एक की कंसंट्रेशन घट रही थी, दूसरे की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन ऐसा कुछ टाइम तक ही होता है, ये आपको वहां पे भी बताया गया था, क्योंकि सेल हमेशा ही वर्क नहीं करते रहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन में यहाँ पे डिफरेंसेस अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ये डिफरेंसेस होते रहते हैं, और उसके बाद एक पॉइंट पे आकर के क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाते हैं, या हम उनको क्या बोल देते हैं कि दे बिकम्स इक्विवेलेंट टू ईच अदर। और ये वाली जब कंडीशन अराइज हो जाती है, तब हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे अराइज हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये वाला सेल था, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सेल। इसकी अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं यहाँ पे, ये मेरे पास जिंक, ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करके आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं इसी की हेल्प से यहाँ पे केमिकल इक्वेशन इसकी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, जिंक प्लस कॉपर आयंस। अब क्योंकि मैंने कहा कि कंसंट्रेशन में चेंजेस हुए, उसके बाद जब वो रिएक्शन चलता रहा तो कुछ टाइम के बाद एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो गए थे। तो उस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट वहां पे अराइज हो गई है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जिंक आयंस एंड कॉपर, ये आपका रिएक्शन हो गया। चेंज क्या किया, जस्ट एक एरो की जगह मैंने यहाँ पे ये वाले एरोस लगा दिए टू रिप्रेजेंट द कंडीशन और स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं उसको क्या लिखूंगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कंसंट्रेशन की टर्म्स में, मुझे लिखना है तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, Kc लिखती हूँ। ठीक है, क्या होता है ये, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते आ रहे हैं 11th क्लास से। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब देखिए, अब मुझे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक तो मैंने इक्वेशन की हेल्प से डायरेक्ट लिखा है, अब मुझे यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। तो उसके लिए मुझे नर्स्ड इक्वेशन भी तो पता होनी चाहिए ना, क्या होती है, क्या होती है। देखिए आप सबको याद होगा नर्स्ड इक्वेशन। व्हाट इज आवर नर्स्ड इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, log Q। यहाँ पे हम मेंशन करते थे Q उस कंडीशन में लिखा जाता है जब इक्विलिब्रियम की कुछ भी बात नहीं होती। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अराइज हो जाती है तो हम इस Q को किससे रिप्लेस कर देंगे, K से, या तो सिंपली उसको K लिख दिया जाता है। और कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम लिख रहे हैं, देखिए कंसंट्रेशंस हैं तो हम इसको क्या लिख देते हैं, Kc लिख देते हैं। ठीक है, प्रेशर्स के टर्म्स में लिखते हैं, गैसेस के केस में तो यहाँ पे Kp लिख देते हैं। अब देखिए, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट अराइज हो जाती है और हमारे इलेक्ट्रोड्स के जो पोटेंशियल्स है वो कंपेरेबल हो जाते हैं, तो वहीं पे उस टाइम पे जो हमारा सेल है वो क्या होता है, वो वर्क करना बंद कर जाता है।
सेल उसके बाद फर्दर वर्क नहीं करता, और अगर आपका सेल वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हम इस चीज को बोल सकते हैं कि आवर ई सेल बिकम्स इक्वल टू 0। इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन अराइज हो जाती है, आवर सेल स्टॉप्स वर्किंग, हमारा जो सेल है वो क्या करता है, वो काम करना बंद कर देता है, और उस वजह से ई सेल क्या हो जाता है, बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन है, मैंने नर्म्स इक्वेशन ये लिख दी इक्विलिब्रियम के केस में। तो यहाँ से मुझे पता चला ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इट विल बी इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, log Kc। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ई सेल 0 हो गया तो ई नोट सेल विल बी इक्वल टू, सबको मैं इस साइड ले जाऊं उठा के, तो नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 0.0591 अपॉन एन log Kc। इट इज माय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, अगर मुझे ई नोट सेल पता है तो, और अगर मुझे एन की वैल्यू पता है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स में यही होगा, या आपको ये दोनों टर्म्स दे दी जाएंगी, ये फाइंड करवा ली जाएगी, या फिर ये आपको गिवन होगा, ये आपसे फाइंड करवाया जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इक्वेशन आई कैसे है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की हेल्प से बताती हूँ। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन गिवन है, इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पे आपको दे दिया जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस आपको Kc मेंशन करना है, क्यू वगैरह आपको यहाँ पे नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए आपको फाइंड करना है, गिवन दैट स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स, वो भी कौन से वाले, रिडक्शन वाले, आपको गिवन है सिल्वर एंड कॉपर बोथ इलेक्ट्रोड्स के। ठीक है, ये मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log Kc। ठीक है, अब हमें यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है Kc। तो देखिए सॉल्यूशन क्या क्या चाहिए मुझे, देखिए मुझे सबसे पहले ई नोट सेल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ई नोट ऑफ सेल फाइंड करूंगी। ठीक है, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में माइनस ई नोट एनोड। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कैथोड कौन है और एनोड कौन है। कॉपर यहाँ से क्या दिख रहा है, कॉपर ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, सो आवर कॉपर रोड इज द एनोड एंड आवर सिल्वर रोड इज द कैथोड। तो ई नोट कैथोड, कैथोड का पोटेंशियल देखिए कितना है, 0.80 वोल्ट, माइनस एनोड का पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट। इसको आप सोल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, ई नोट सेल। सो आवर ई नोट सेल विल बी इक्वल टू 0.46 वोल्ट। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा ई नोट सेल आ गया। अब ई नोट सेल की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए log Kc की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ई नोट सेल डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, ई नोट सेल क्या है, 0.46 इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि हमें सिर्फ ऊपर चार्जेस को ही नहीं देख लेना है। ठीक है, अगर चार्जेस इक्वल हैं तो आप उसको इक्वल टू एन लिख सकते हैं, कि अगर दोनों जगह +1 है मींस एन की वैल्यू 1, दोनों जगह +2 है मींस एन की वैल्यू 2। ठीक है, इस तरह से आ जाए तो आपको ये भी देखना होता है। ठीक है, ओवरऑल चार्जेस तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गए ना इस 2 की वजह से, और यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव है, तो आवर वैल्यू ऑफ एन हियर इज 2। ठीक है, 2 पुट कर देंगे, log Kc। अब मैं यहाँ से log Kc फाइंड करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, log Kc विल बी इक्वल टू 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591। ठीक है, ये क्या है, log Kc। इसको सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 15.5668। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आपको इतनी मिलेगी। अब देखिए क्या है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है log Kc की। अगर आपको बोला गया है log Kc फाइंड कीजिए, कई बार आपसे सिर्फ log Kc फाइंड करवा लिया जाता है, कई बार बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कीजिए। अगर log Kc आपको फाइंड करना है तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे बोला गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कीजिए, तो मुझे इस log को यहाँ से हटाना है, मुझे Kc यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, Kc विल बी इक्वल टू log को मैं उधर लेके जाऊंगी, और log जब उस साइड जाता है तो आप सभी जानते हैं किसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग ऑफ 15.5668।
ठीक है। और हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास लॉग टेबल्स हैं, एंटी लॉग टेबल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंड इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ, इसकी वैल्यू फाइंड करूँ तो इट विल कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया यहाँ से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। अपने जो फॉर्मूलाज हैं, नर्स इक्वेशन कौन सी वाली आपको यहाँ पे यूज करनी है, कंसंट्रेशन सेल है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इस टाइप से न्यूमेरिकल्स होंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो बैटरीज को हम स्टडी करते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स में वो आ जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट चैप्टर में अपना स्टार्ट करेंगे। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला कंसेप्ट किया है, नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला। थैंक यू।